भाई 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। इस शो में हमारी मदद करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया साहब, राजेश सतपुते साहब, राजेश सतपुते.com से, साथ में ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर साहब भी हमारे साथ होंगे। निर्मल बंग के विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे। तो इनसे इन लोग का मार्केट पर्सपेक्टिव लेंगे और सभी पैनलिस्ट से 10 के दमदार ट्रेड्स दिए जाएंगे। मार्केट बिग वॉइस की कड़ी में आज हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर होंगे। सुनील सर से होनी है डिटेल में आगे चर्चा, लेकिन जो अब तक का 45 मिनट का सेशन हुआ है उसका सम अप आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। इस समय फ्लैट नोट पर कामकाज करते हुए भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। निफ्टी 10 पॉइंट नीचे। दरअसल खुले लड़खड़ाती शुरुआत हुई, हमने मोमेंटम पकड़ा, 17,811 तक के लेवल्स छुए। वो 811 वाला निफ्टी अब वहां का 11 और यहां 45, 55-60 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट होके इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय वे करते हुए दबाव बनाते हुए भारतीय बाजारों पे। लाइट एक्ट साहब क्विकली, बैंक निफ्टी अपनी इनिशियल मोमेंटम थोड़ा सा स्टीम लूज आउट करता हो, लेकिन आज दबाव में वो आउट परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी, एचयूएल, ये हैवी वेट्स दोनों एफएमसीजी पैक प्रेशर में आता हुआ। मेटल्स के तो रिजल्ट भी डिसअपॉइंटिंग है, क्यूज कंड्यूसिव नहीं है, वो प्रेशर में। आईसीआईसीआई बैंक इस समय दबाव बनाने का काम कर रहा है। अच्छी बात ये कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस एटलीस्ट कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हुए वीरू। लेकिन जब पहला 45 मिनट का सेशन निकला, अब तो 46 मिनट का सेशन हो गया। क्या रीडिंग है निफ्टी बैंक को लेकर? 17,800-810, नीचे 700-720। आप निफ्टी का लो देखिए, 730। यस, वहां से करीब करीब आप 25 पॉइंट ऊपर है। वही आप देखें, छोटी सी चैनल। हाँ, बैंक निफ्टी का हाई देखिए 41,560, नीचे 41,360। वही छोटी सी रेंज। विदाउट अपनी जो अपेक्षाएं हैं उसको बहुत चरम पे मत ले जाइए। इसी आई थिंक 80 पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। जब तक ये है तब तक यही है। बैंक निफ्टी का भी ट्रेड विंडो यही है, 41,340 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 41,671। निफ्टी का ट्रेड चैनल यही है। आप निफ्टी का बेस लेके आइए आज का 17,725। इंटरडे लो क्या रहा? 17,730। अब आप ठीक मिडवे पे हैं, तो यही है, इसी पर फोकस कीजिए। बट एक चीज़ तो है आशीष के निफ्टी आईटी भी आज ठीक है, निफ्टी बैंक भी आज ठीक है, अदानी समूह के स्टॉक्स की स्टेबिलिटी लौट रही है। ये एंकरेजिंग है आशीष, ये वाकई बहुत अच्छा है। तो ये निफ्टी बैंक में अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऐसे चलते वो 671 का लेवल कट गया, तो मेरे ख्याल से आज बाजार में अच्छा मूव आना चाहिए। आपके पास कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक बात तो है आशीष, कॉम्बिनेशन बढ़िया है। देखते हैं अब सेकंड हाफ कैसे पैन आउट होता है। लेकिन लाइए भाई, चारों एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं इस समय 10 के दमदार ट्रेड में, उनसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले सचिन आपके पास मैं आता हूं। पिक्स पे मार्केट की रीडिंग आपकी क्या है? आप लोग ट्रेड बुल्स में निफ्टी या निफ्टी बैंक को कोई क्लियर कट ट्रेड के लिहाज से अप्रोच कर रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली आई थिंक पोस्ट बजट जो एक रेंज एस्टैब्लिश हुई है उसी में निफ्टी की ऑस्किलेशन मोड अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 2 दिन का भी डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है, जिसके विंग्स लगभग अराउंड 17,740 से लेके 17,880 के आसपास प्लेस्ड है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट अभी भी अनडिसाइडेड है। मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए, डिसाइसिव मूव प्ले आउट करने के लिए। बट जिस तरीके से फिलहाल ये स्क्वीज हो रही है रेंज पोस्ट बजट, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज का एक नतीजा जरूर आना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई एक स्पेसिफिक हम ट्रेंड पकड़ नहीं रहे, राइड नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट अनडिसाइडेड है, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन ही रखनी चाहिए। अनटिल अनलेस 17,880 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक बड़े पुल बैक की प्रोबेबिलिटी काफी कम रह सकती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से अभी भी बिल्टअप है 17,700 740, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा ड्रिफ्ट होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक
अनडिसाइडेड जोन में है, 2 दिनों से ये रेंज स्क्वीज हो रही है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही डिप्लॉय करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन होता है 17,740 का वो लेवल होगा जो आपको देखना है, एंड उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एक अच्छी 200-250 पॉइंट की रैली ऑन द लोअर साइड यहाँ पर अनलॉक होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 17,880 अगर निकल जाता है तो एक डिसाइसिव पुल बैक 18,100 तक अच्छी तरह इवॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल इंडेक्स पे तो नो ट्रेड जोन है, बट स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है। ट्रेड इनडिसाइसिव, वीरू, ये हम वापस गजनी की तरफ पहुंच गए। गजनी की तरफ पहुंच गए, लेकिन एक बात है आशीष, अदानी स्टॉक, अदानी इंटरप्राइजेस 8% अब, वो जो शुरू में बात हमने की थी ना 9-17 पे, कि पहली बार पिछले 5 सेशन में हाई क्रॉस कर रहा है, वहां से 75 रुपए ऊपर है, 75 नहीं, अब करीब करीब 80 रुपए ऊपर। तो वो हाई कटना आई थिंक एक कहीं ना कहीं स्विंग जनरेट कर रहा है इन स्टॉक्स में ऊपर। विकास सारू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके 2 ट्रेड्स कन्विक्शन वाले। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का हमारा व्यू यही लग रहा है कि मार्केट में डायरेक्शन तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन स्टॉक में से भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है। मेरा पहला रहेगा एनसीसी यहाँ पे बाय करने का राय रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है 102 का टारगेट यहाँ पे एनसीसी में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे, और आज जिस हिसाब से प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एनसीसी यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। दूसरा रहेगा मदरसन। मदरसन में भी हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 80 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहां पे भी मुझे लगता है 88 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं, और उसकी तरफ से नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा वो 77 के आसपास का है। तो दोनों भी कॉल यहाँ पे मुझे मिड कैप के यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव रुझान लेते हुए देखने मिलेंगे, तो दोनों में भी मेरे बाय की राय रहेगी। के बाय कॉल से हमने कर दी है 10 के अंदर ट्रेड्स की शुरुआत। एनसीसी लिमिटेड खरीदारी करने का मन, 90 स्टॉप के साथ 102 के लक्ष्य, और दूसरा पिक भी आपकी स्क्रीन पर। पालवे साहब, 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? तो आशीष जी, पहला ट्रेड रहेगा नवीन फ्लोराइन। ये स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, आज ओपनिंग के बाद से इसमें अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप हुए हैं, हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 42 तक की अपसाइड हमें लगता है नवीन फ्लोराइन फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4070 के आसपास। तो पहला स्टॉक नवीन फ्लोराइन होगा। दूसरा स्टॉक जो हमें लगता है कंटिन्यू कर सकता है अपमूव, वो है बजाज फाइनेंस। स्टॉक में देखें तो ये थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक नियर टर्म रेजिस्टेंस एरिया जो कि करीब था 6120 के आसपास, उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अब ये स्टॉक अगर 6120 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो 6240 6260 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 6100 के आसपास। ओके, बजाज फाइनेंस याद रखिएगा, निफ्टी को थोड़ा बहुत भी स्टेबल या फिर अगर आप देखें इस जोन को सस्टेन करने में मददगार साबित हुआ है बजाज फाइनेंस। अच्छा, सचिन ने कमेंट्री तो दी इंडस्ट्रीज पे, लेकिन उनके ट्रेड्स रह गए। सचिन प्लीज अपने ट्रेड्स बताइए। जी वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है, एंड ये दोनों ट्रेड्स हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी दिए हैं। पहले तो शॉर्ट साइड पे मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक एक्सपेंशन हुई है रेंज की इंडिगो में, मुझे लग रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट है। पिछले 3 वीकली बार्स पे स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन से, एंड उन स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन का ब्रेक डाउन यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इसके 5 and 20 का कन्वर्जेंस है मूविंग एवरेजेस का ऑन द लोअर साइड, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम जनरेट हुआ है वो कंटिन्यू रहना चाहिए 1960 तक। सो बिकवाली करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2086 पर। एंड जो सेकंड कॉल है ऑन द लॉन्ग साइड, मुझे लग रहा है यहाँ पर दालमिया भारत में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन जनरेट हुआ है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में। जिस तरीके से एक वी शेप रिकवरी आई है, क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जितनी हलचल सीमेंट स्टॉक्स में नजर आ रही है, ये पर्टिकुलर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड एक डिसाइसिव ब्रेकआउट जोन के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाता है तो लगभग 2040 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1860 पे, एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2040 का।
एक बाय एक सेल। बाय है दालमिया भारत, सेल है इंटरग्लोब एविएशन। सतपुते साहब, आपके दमदार पिक्स। आशीष जी, देखिए दो पिक्स होंगे, दोनों फ्रंटलाइनर है। एक रहेगा बाय डॉक्टर रेड्डीज। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है वो भी अर्ली सेशन में, यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा। इसका टारगेट बनता है 4540। 4450 पे ये खड़ा है, तो आपको लॉन्ग करना है 4410 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 40 रुपीज का स्टॉप लॉस और सामने 100 रुपीज का मूव मिलेगा डॉक्टर रेड्डीज में। सेकंड बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा फ्रंटलाइनर रिलायंस। रिलायंस मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है, और मुझे लगता है आज मार्केट इतना तो लग रहा है कि रिलायंस संभाल लेगा। तो रिलायंस पे मैं एक कॉन्ट्रा बेट लूंगा। मेरा टारगेट रिलायंस का है करीबन 2380 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर 2380 का, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 2300 का। सो इट्स अ बाय इन रिलायंस एंड इट्स अ बाय इन डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज और रिलायंस, दो निफ्टी के दिग्गजों पे सतपुते साहब दाव लगा रहे हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई तो इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर कोई ट्रेड लेने का मन बना रहे हो आप, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। वीरू कुछ कहना चाहते हैं? वीरू। आशीष, अदानी एंटरप्राइज में फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मिड सेशन इट्स एन अपर फ्रीज। बस एक बात कह रहा था। खुला हुआ रखा हुआ है दोनों स्टॉक, बाकी अच्छे मूव। पोर्ट्स भी अच्छे मूव दिखा रहा है। पोर्ट्स ने तो गजब कर दिया, 600 हो गया ऑलमोस्ट 395 से, तो 200 रुपये प्लस का मूव होने वाला है। 200 रुपये के आसपास का लोस से मूव, बहुत बढ़िया मूव बना रहा है अदानी पोर्ट्स। ठीक है, चलिए अब मार्केट्स पे डिटेल में जरा मैक्रोस पे चर्चा कर ली जाए। और हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ते हुए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर ये साल मजा नहीं आ रहा है 2023। ये पिछले 7 साल से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज का। इस बार वो आउट परफॉर्मेंस दूर की बात, हम अपना ही डीकपल हो के अलग अलग रीजंस हो, कुछ भी हो, ये बड़ी वॉलेटिलिटी, मूड थोड़ा सा खराब सा है। 1.5 महीना निकल गया है, ये साल ऐसे ही जाने वाला है क्या? नहीं, ये शायद साल ऑफ 2 हाफ्स होगा। फर्स्ट हाफ के लिए प्रॉब्ली ऐसी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। सेकंड हाफ में मैं स्ट्रांग बाउंस बैक देखता हूं। और सेकंड हाफ में स्ट्रांग बाउंस बैक के पीछे रीजन क्या? यूएस की तरफ से क्लैरिटी आ जाएगी रिसेशन या नो रिसेशन वाली? वो एक बात है। सेकंड, मैं समझता हूं कि ये तेल का दाम भी आर्टिफिशियली इस लेवल पे रखा गया है, बिकॉज ये विंटर का टाइम है और वो प्राइस कैप का गलत तरीके से आउटकम आ गया। वो प्राइस कैप से और तेल का दाम गिराने चाहते थे अमेरिका, बट एक्चुअली देखिए कि फ्लोस जो है, ऑयल के फ्लोस रशिया ने कैप कर दिया टू दोस हु एक्सेप्ट द कैप, तो ऑटोमेटिकली सऊदी से जो डिमांड आ गया, तो तेल का दाम गिर नहीं रहा था। इंडियन इक्विटी के फ्लोस जो एफआईएस करते हैं ज्यादातर तेल के दाम के आउटलुक के ऊपर करते हैं। तो ये विंटर और ये जो प्राइस एक्शन जो बाइडेन जी ने किया, उसके कारण तेल अभी गिर नहीं रहा था। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि उतना फै का पैसा नहीं आ रहा है, और ये क्लैरिटी आएगी शायद मार्च अप्रैल से, जबकि आपको समर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तेल का डिमांड कम होगा। और यूएस की जो आपने कहा ना कि अगर रिसेशन, अभी लेटेस्ट डेटा बता रही है कि रिसेशन उतना डीप नहीं होगा, वो जो भी है एक स्लोडाउन के वक्त में आपको तेल का दाम गिरते हुए दिख रहा है मेरे को, और वो एक ट्रिगर होगा एफआईएस की वापसी। और अगर आप कोविड के बाद की जो बात करें कि कितना पैसा कोविड के बाद आया, फिर तेल के दाम की हाइक के टाइम में बाहर गया, मैं समझता हूँ अभी भी 2 लाख करोड़ एफआईआई का पैसा जो इंडिया में था पोस्ट कोविड फेज में, वो अभी आने को बाकी है। तो ये मेरे को धीरे धीरे तेल की दाम की कटौती के साथ सेकेंड हाफ में आते हुए दिखता है। और उसके साथ ही हमारी जो, मैं समझता हूं कि समर में कंजम्पशन की स्ट्रांग ग्रोथ होगी, तो इंडियन आउटलुक भी स्टैंड आउट करेगा। तो मेरे लिए ये ईयर ऑफ 2 हाफ्स होगा। फर्स्ट हाफ के लिए ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, पर सेकेंड हाफ में जरूर मैं एफआईएस की वापसी देख रहा हूं और मार्केट की भी स्ट्रांग बाउंस बैक। तो तगड़ी सेलिंग थी लास्ट ईयर की 2.25 लाख करोड़ रुपए की, उस गड्ढे को भरना बचा रह गया है। तो हो सकता है एफआईएस की अच्छी खासी बाइंग डिप्लॉयमेंट वापस चैनलाइज हो इंडियन इक्विटीज में। जब सुनील साहब आप कह रहे हो ईयर ऑफ 2 हाफ्स, तो पहला हाफ वॉलेटिलिटी का जिससे हम जूझ रहे हैं, और सेकेंड हाफ में रिकवरी का फेज। तो ऐसे में मतलब मानो ये समय होगा शायद डिप्लॉयमेंट का, और सेकेंड हाफ उसका फायदा बुनाने का। ऐसे प्ले करूं?
आपने सही कहा, बिल्कुल। अगर आपको बहुत डर है तो स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि 3-4 महीने के ऊपर आप धीरे धीरे भी खरीदारी कर सकते हैं और सेकेंड हाफ में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपने यूएस के दरें वरें उसकी बात छेड़ी, रिसेशन के फियर्स की। इस समय जो माहौल या डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, फेड अब और दिख भी रहा है, डिसइंफ्लेशन कीवर्ड बना, उसके सामने बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट, ये दोनों का इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग शायद हो सकता है एक माइल्ड रिसेशन, एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। ब्यूटीफुली फेड ने कंट्रोल कर लिया, ऐसा मान लो क्या लग रहा है इस समय बैठा हुआ देखने को? अब तक ऐसा लग रहा है, मार्केट का इतना भरोसा नहीं था फेड के एक्शंस के ऊपर, हाँ। ये याद रखने की जरूरत है। मगर अब जैसे दिख रहा है कि एक तरफ देखिए उधर जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग हो रही है मगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो ये स्वीट स्पॉट है उनके लिए। और मैं मानता हूं कि अगर रिसेशन का फियर उतना डीप नहीं आए और एक स्लो रिसेशन या कहते हैं सॉफ्ट रिसेशन से वापस आ गए, तो इंडिया में भी जो एक डीकपलिंग की बात हो रही थी कि एक बार हमारी एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा दबाव आ सकती थी एक हार्ड रिसेशन में। पर अब पीएलआई का जो प्रोग्राम हमने जारी किया है, शुरू किया है, तो डिमांड अगर यूएस से जारी रहा एक सॉफ्ट रिसेशन में तो इंडिया के लिए फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रांग ग्रो हो सकती है। ये पीएलआई के फैक्ट्रीज जैसे ही आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए इकोनॉमिकली ये पॉजिटिव ट्रिगर होगी, एक्सपोर्ट्स का जो बूस्ट मिल सकता है। तो मेरे लिए दोनों तरफ की खबर ना देखिए, अगर रिसेशन और अगले महीने की डेटा सब मुझे रिवर्स में आ गई कि रिसेशन और भारी होने वाला है, फिर भी समझता हूं कि फ्लोस के लिए इंडिया का ग्रोथ में उतना असर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे लिए ये सेकेंड हाफ की जो बात मैं कर रहा था, इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट कि यूएस की क्या खबर आती है। क्यों मेरे को तेल का दाम के ऊपर फोकस है और मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली तेल का दाम 70 के लेवल पर स्टेबलाइज होगा तो इंडिया के लिए भरपूर फायदा होगा। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर स्लो रिसेशन सॉफ्ट रिसेशन आ गया तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स के लिए और ग्रोथ के लिए और एक सपोर्ट मिल सकता है। हमारे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें आप थोड़ा चाल देख सकते हैं। ओके अच्छा सुनील जी, अभी तक आपने बात की आशीष के प्रश्नों के एवज में यूएस मार्केट्स को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर। अब हमारी भी आरबीआई पॉलिसी है, यहाँ पे जो हमारी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है, या फिर आप जो बात करें ना, मीन क्रूड विच लुक लाइक अगर आप देखें 70 की रेंज में स्टेब्लिश हो जाए, और आपने 2 हाफ्स की बात भी करी, तो क्या ऐसे में इस फर्स्ट हाफ में मोर और लेस हमारा जो ये पूरा रेट हाइक का प्रोसेस है वो टॉप आउट हो जाएगा, आपको लगता है क्या? और ऐसे में इस फर्स्ट हाफ में अगर बाइंग रेट सेंसिटिव्स में करनी चाहिए, बैंक्स में करनी चाहिए, रियल स्टेट में करनी चाहिए, ऑटो में करनी चाहिए, तो उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही, एग्जैक्टली जो मैं कहने वाला था यही, यानी कि अगर यूएस में अभी 5.1 की टॉप आउट की बात कर रहे हैं तो आरबीआई के लिए शायद बस एक राइट हैक और करना पड़ेगा। कि याद रखिए कि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना भयंकर नहीं है कि उसको रेट हैक करने की जरूरत पड़े इन्फ्लेशन कंट्रोल पे। हमारी रेट हाइक होती थी, अगर यूएस बहुत जबरदस्त रेट हाइक कर रहा है तो पैरिटी मेंटेन कर लिए, नहीं तो करेंसी के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो अगर यूएस में टॉप आउट दिख रहा है 5.1, तो आरबीआई के लिए भी वो टॉप आउट रहेगा। एक रेट हाइक कल की शायद पॉलिसी में आएगी 25 या 35 बेसिस पॉइंट्स की, उसके बाद डाउन टाउन। और ये बहुत सही वक्त रहेगा रेट सेंसिटिव जैसे ऑटो, बैंकिंग, रियल एस्टेट को खरीदने के लिए, क्योंकि एक डिक्लाइनिंग जो रेट सिनेरियो आएगी वो बैंक्स के लिए भरपूर फायदा होगा। और ईएमआईस भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं तो ऑटो ऐसे सेक्टर्स ईएमआई वहां पे दब के रहेगा, तो डिमांड के लिए अच्छी बात होगी। तो आपने बहुत बिल्कुल सही पकड़ा कि ये वक्त है आपको रेट सेंसिटिव्स को एक्यूमुलेट करने का। ओके, फर्स्ट हाफ रेट सेंसिटिव्स को एक्यूमुलेट करने का। अच्छा, एक और चीज़ सर रखिए, आई मीन जो लास्ट बजट स्पीच में 7.5 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स की फिगर थी वो 10 लाख पहुंच गई है, 10 लाख करोड़ रुपए। और सही मायने में कैपिटल गुड्स इस पूरे CY22 में सिंक नहीं हुए, मतलब कभी भी एक साथ 5-7% गिरावट नहीं आई, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ऑल स्टॉक्स, कमिंस, सिमेंस, ABB, L&T ऑल टाइम हाई पर है। अब यहाँ से क्या अप्रोच रखें? आई मीन कितना और अपसाइड बाकी है इन स्टॉक्स में? भी कमिटेड रहे यहाँ पर? कमिटेड रहे, क्योंकि देखिए ये सब सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं और जो वी शेप होता है तो उम्मीद से ज्यादा डेफिनेटली उनकी, क्योंकि एक दो बात आती है साइक्लिकल सेक्टर्स जो आपने बताया उसमें, एक होती है बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल इतना खराब था तो वाई ग्रोथ आपको 30-40% भी आपकी अर्निंग्स बढ़ सकती है, क्योंकि
बेस इतना लो था, तो ये मार्केट कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि इतना 30-40 को डिस्काउंट करे, तो मार्केट थोड़ी सोबर लेवल पे 25% ऐसे डिस्काउंट करती है और एक्चुअल अर्निंग्स आके सरप्राइज करती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है ऑर्डर बुक के जरिए, नॉट नेसेसरली ऑन अर्निंग्स। सो जैसे ऑर्डर बुक दिखता है तो मार्केट उसको अर्ली डिस्काउंट कर लेती है। तो मेरे ख्याल में 3 फैक्टर्स है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी चल रही है, आपने बताया। सेकंड बात यह है कि पीएलआई वाली कैपेक्स भी इस साल 1.5 साल में आपको वो फैक्ट्री लगेंगे, तो उसकी भी एक डिमांड आएगी कैपिटल गुड्स के लिए। और तीसरी, प्राइवेट सेक्टर का भी अब रिवाइवल देख रहे हैं, क्योंकि अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो हमारे लॉन्ग टर्म 72% को पार कर चुकी है, 76 पे है, और बहुत से ऐसे सेक्टर जहां पे 85-90 को छू रही है। तो मैं अनाउंसमेंट्स प्राइवेट सेक्टर से भी कैपेक्स अब बहुत बढ़िया देख रहा हूं। तो इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ओवरऑल इन द कैपिटल गुड्स स्पेस, उसका हम मायना नहीं रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वैल्यूएशन है वो एक एंटिसिपेटरी वैल्यूएशन है, फिर भी एक, मैं कहूंगा, एक मॉडरेशन है, क्योंकि मार्केट पिछली 10 साल में देखिए तो बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्न्ड चाइल्ड डेथ्स द फायर कहते हैं ना, तो बहुत ये क्या कहते हैं, उसका जल गया है हाथ हर बार एक्सपेक्ट करके। तो इस बार थोड़ी उम्मीद को कम रख रहे हैं, क्योंकि पिछले इफेक्ट का दीर्घ है। बट मेरे ख्याल में ये वाला साइकिल जो है 2003 to 8 जो कैपेक्स का बूम आया था वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि 3 फोर्सेस इसको साथ में उसको धक्का दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें टिक के रहना चाहिए और धीरे धीरे कंटिन्यू टू अक्यूमुलेट दिस कैपिटल गुड स्टॉक्स, वही मेरी सलाह होगी। ये है सलाह कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस को लेकर। अच्छा, देश के लीडिंग म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ साहब बैठे हों तो एक पर्टिनेंट इशू, सर आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। अदानी ग्रुप में सुंदरम म्यूचुअल का एक्सपोजर, देश का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक्सपोजर हुआ होगा। मैं आप लोग की साइकी समझना चाहता था, आपने क्या करा? आर यू होल्डिंग ऑन टू जो भी आपका एक्सपोजर था वहां पर, जस का तस बना हुआ है? बी, थोड़ा सा बाजार ज्यादा डर गया था क्या कि सिस्टमिक, ये सिस्टमिक रिस्क तो वैसे भी नहीं थी, ऐसा मानूं क्या? आपकी रीडिंग क्या है सर इस पूरे ओके, मैं कह दूंगा कि डिस्क्लोजर के तौर पर स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूं, मगर ओवरऑल डेट में हमारा 0 एक्सपोजर था, और इक्विटीज में हमने जिन कंपनियों के पास प्रॉब्ली इंडस्ट्री में हमारा लोएस्ट एक्सपोजर था ग्रुप के ऊपर इक्विटीज में, मगर वो भी हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोस वाली कंपनी जो बिफोर ये ग्रुप के शामिल हुए तब से हमने खरीद रखा था, तो उसको हम रख रहे थे। तो उस हिसाब से मेरी जो रिएक्शन है इस होल हादसे के ऊपर कि ये ओवरडन रिएक्शन था, क्योंकि समझिए कि स्पेसिफिक टू द ग्रुप बाय एंड लार्ज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपोजर बहुत कम था, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं था कि सोर्सेस ऑफ फंडिंग कैसे है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने म्यूचुअल फंड एक्सपोजर देखा को इंडेक्स से कम ही रख रहे थे, अंडरवेट थे सबके सब म्यूचुअल फंड। मगर आप देखें तो जो रिएक्शन और करेक्शन हुआ, जो न्यूज रिपोर्ट आई उसके कारण, वो कुछ और सेक्टर जैसे बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स में बहुत भारी नुकसान हुआ उधर, मगर ये ओवरडन था, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू द ग्रुप बहुत कम है, नॉट इवन 1% ऑफ द इंक्रीमेंटल लेंडिंग बुक, और वहां पे भी जो लेंडिंग हुआ है वो ज्यादातर कंपनी की कैश फ्लोज के बेसिस पे ऊपर, ये जो शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग ये सब बहुत कम था। तो मेरे ख्याल में जो रिएक्शन हुआ था उस रिपोर्ट के जरिए वो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन था, और जो करेक्शन आया बैंकिंग स्पेस में वो बहुत बढ़िया मौका था बैंकिंग को अक्यूमुलेट करने का, और मैं समझता हूं कि कोई सिस्टमिक रिस्क कोई नहीं है इसमें, और ये नेचुरली ग्रुप के संबंधित शेयरों में जो असर आएगी उसका हम कह सकते नहीं कि कब वापस आएगा, क्या होगा सिचुएशन, वो आने वाले दिन ही बताएंगे। बट ओवरऑल जो रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर दबाव आया है वो मैं समझूंगा मार्केट की ओवर रिएक्शन है, एक डर के मारे। और यहाँ पे अगर हम फोकस रखते हैं कि इनकी ओवरऑल गुड क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो और ग्रोथ, जो बैंकिंग के लिए आज माहौल बहुत बढ़िया है, और ये अफसोस की बात है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स बैंक्स की बहुत बढ़िया निकली। जब अर्निंग्स अच्छी निकली और प्राइस गिर रही है, इससे और अच्छा मौका आपको कहां मिल सकता है अक्यूमुलेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो हादसा हुआ ये अच्छा मौका है, जो स्टॉक्स अननेसेसरली रिएक्ट हो गए हैं इस पे, उसको अक्यूमुलेट करने का। तो इसमें मैं कहूंगा भी फायदे भी है कि जो वैल्यूएशन का डर था बाकी के सेक्टर में वो थोड़ा कूल डाउन हो गया, तो मेरे लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। चलिए सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। अच्छा, जरा इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। सचिन, आपने कोई पायलट लाइसेंस ले लिया है क्या?
ये ब्यूटीफुल सी लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कुछ ही देर पहले सेल कॉल आया था, वो लैंडिंग देखिए वीरू, गिरते ही चले जा रहा है। 2.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। विकास जरा इस चार्ट को रीड करके बताइएगा। जी हाँ, अगर इसकी बात करो तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर अभी भी बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो प्रेशर है नीचे की तरफ और फिसलते हुए देखने मिलेगा। नीचे में अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 1970 के आसपास देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक प्रेशर वापस नया बिल्ड होते देखने मिलेगा। हालांकि ऊपर में हमने देखा है कि 2070 2050 ये जो रेंज है उसके ऊपर वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिला। और आज जैसे ही वो खुला है उसके बाद जो इसमें प्रेशर देखने मिला था, जैसे उसने 2050 ब्रेक किया उसके बाद वो प्रेशर कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है नीचे में 1970 के आसपास ये फिसल सकता है। इस बीच गावस्कर का टेक्स्ट आता हुआ, ग्लाइडर पायलट लाइसेंस मेरे पास है। चलिए विकास, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस नोट पर वीरू 10 के दमदार ट्रेड को समेटा जाए और सुमित स्टूडियोज में रेडी हैं ट्रेडिंग कॉल्स को लेकर। हाँ नहीं, ग्लाइडर लाइसेंस तो गवास्कर के पास है, वही टेक ऑफ करेंगे। आज प्लेन उन्हीं के हाथ में रहेगा। लैंडिंग तो कोई नहीं करा सकता तो कैसी लैंडिंग हुई बात अलग है, लैंडिंग टेक ऑफ करना मुश्किल काम है। तो अब गवास्कर देखेंगे यहाँ से आगे का हिसाब किताब कैसे प्लेन उड़ाना है। लेकिन अभी के लिए एक हेडलाइन का वक्त है। हेडलाइन एक मिनट ब्रेक ले लो, ब्रेक के उस पर हेडलाइन। नहीं पहले हेडलाइन लेंगे। नहीं पहले ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक ले लो। अच्छा आप कह रहे हो तो पहले ब्रेक मैं लेते हैं, उसके बाद हेडलाइन हाँ। ले लेंगे। चलिए।